गुड इवनिंग। जी सर। आगे चलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया था ना कल। अब हम लोग बात जी करते सर। हैं टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र की। तो टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र को हम जनरली जिस नाम से जानते हैं वो है हमारा सेवा क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जनरली हम इसी नाम से इसको जानते हैं। अब एक चीज हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, और अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर की। हम लोग देखते हैं कि हम लोग केवल फिजिकल गुड्स का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें भी जीवन जीने के लिए जरूरी हैं और दूसरे कामों के लिए भी जरूरी हैं, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी है, जो हमें दिखती नहीं है ना, जो हमें दिखती नहीं है। तो जब हम किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं जो हमें दिख रही है, जो फिजिकल फॉर्म में है, वो हमारे पास क्या होती है, वो टेंजिबल होती है। टेंजिबल का मतलब है वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज टेंजिबल होती है। और वो चीज जो हमको दिखती नहीं है वो हमारे पास कैसी होती हैं, वो इनटेंजिबल होती हैं। तो इनटेंजिबल चीजें वो चीजें होती हैं जिन चीजों को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है। अगर किसी ने कार बनाकर बेची है तो कार हमको दिख रही है, कार को हम छू सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई हमको टीच कर रहा है, हमको पढ़ा रहा है, या हमारा कोई अकाउंटेंट है वो हमको अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहा है, तो ये चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन हमको होते हुए महसूस होती हैं। जब कोई हमको पढ़ाता है तो वो हमको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, जब कोई अकाउंटेंट हमको सर्विस दे रहा है, कोई वकील हमारा केस लड़ रहा है, तो वो हमारे लिए कोई काम कर रहा है, लेकिन वो जो चीज कर रहा है, जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज हमको दिखती नहीं है। तो ये जो भी इंटेंजिबल्स हैं वो सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज जिनसे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिनका हम बेनिफिट ले सकते हैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी कॉमर्शियल लाइफ में। वो सभी चीजें कहां पर आ जाती हैं, टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं। और इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम लोग बोलते हैं सर्विस, यानी कि सेवा। क्लियर। अब सेवा हमारी दो तरीके की हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमको कोई सर्विस दे रहा है और सर्विस दे रहा है फ्री में, वहीं कोई एक व्यक्ति सर्विस हमको दे रहा है और सर्विस के लिए कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, पैसे ले रहा है। तो अगर कोई सर्विस कोई व्यक्ति फ्री में दे रहा है तो उसको हम इकोनॉमी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमको सर्विस दे रहा है और बदले में पैसे ले रहा है तो हम उसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम अगर बात करें तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज में हम लोग किन चीजों को पढ़ेंगे, सर्विसेज फॉर विच फी इज चार्ज। और ये जो फी हमने ली है, ये फी हमारे पास चार्जेस के रूप में हो सकती है, वेजेस के रूप में हो सकती है, सैलरी के रूप में हो सकती है। चार्जेस के रूप में हो सकती है, वेजेस के रूप में हो सकती है, या सैलरी के रूप में हो सकती है, या किसी भी और नाम से हम पुकार लें उस नाम से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कमीशन हो सकता है ना। तो इसके अलावा और भी जिस भी नाम से हम पुकार सकते हैं वो उसकी फीस हो सकती है। और ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज की जो वैल्यू की जाती है कि आखिरकार कितने रुपए की सर्विसेज कितनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई, वो इन्हीं चार्जेस, वेजेस, सैलरी, कमीशन या जो भी फी चार्ज कर रही है, उसी फी या उसी अमाउंट जो उनके बदले में चार्ज किया गया है, हम उसी को उस सर्विस की वैल्यू मानते हैं। यानी किसी भी सर्विस को वैल्यू किया जाता है उस अमाउंट पर जो अमाउंट उस सर्विस के बदले में चार्ज किया गया है।
तो पहली चीज तो ये है कि सर्विसेज को वैल्यू किस अकॉर्डिंग किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब सर्विसेज देने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, हर व्यक्ति सर्विस नहीं दे सकता। ठीक, सर्विस वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास कुछ खास क्वालिटी हो। ठीक, जैसे अगर किसी के पास कोई स्पेशल स्किल है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो इनके आधार पर ही वो सर्विस दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो सर्विस है वो क्या रिक्वायर करती है, उसके लिए चाहिए कि उस व्यक्ति के पास कोई स्पेशल स्किल हो यानी कि कौशल हो, उसके पास उस चीज का ज्ञान हो या उसके पास उस चीज का अनुभव हो। फॉर एग्जाम्पल, हम बाल कटवाने बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो नाई के पास क्या है इन तीनों में से? स्किल। क्या हम किसी भी व्यक्ति से बाल कटवा सकते हैं? है ना, नहीं कटवा सकते। ठीक, तो सर्विस रेंडर वही व्यक्ति कर सकता है। सर्विस देने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति सर्विस दे रहा हो उसके पास कोई स्पेशल स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। और हम देखते हैं हम चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो लोग हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार्बर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ऑटो मैकेनिक हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ये सब क्या है? ये सब हमको क्या दे रहे हैं? क्या ये कोई चीज बनाकर हमको बेच रहे हैं? नहीं, ये सब हमको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्विस देने की जो कैपेबिलिटी आई है वो आई है नॉलेज से, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास सर्विस देने की कैपेबिलिटी किस वजह से आई है? स्किल या एक्सपीरियंस से, यानी कि कौशल या अनुभव से। है ना? ठीक है, जैसे अगर देखें तो जो बार्बर है उसने बार्बर नाई बनने के लिए कोई पढ़ाई जनरली नहीं करी होती है। ठीक, जो ऑटो मैकेनिक है जो सड़क किनारे आपका स्कूटर ठीक कर रहा है, आपकी बाइक ठीक कर रहा है, आपकी कार ठीक कर रहा है, गैराज खोल के बैठा हुआ है, उसके पास स्किल है, उसके पास एक्सपीरियंस है। जो मजदूर आया है आपके घर में पेंट करने के लिए, जो मजदूर आपके घर की पेंटिंग कर रहा है, उसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है। नॉलेज का मतलब ये होता है जो किसी पढ़ाई को करके हमने गेन किया है वो हमारी नॉलेज होती है। तो यहां पर जैसे लॉयर हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है? ये सब नॉलेज के बल पर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो हम सर्विस देने वाले लोगों को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो लोग जो किसी पढ़ाई को करने के बाद सर्विस हमको दे रहे हैं, और वो लोग जो किसी स्किल या एक्सपीरियंस के आधार पर हमको सर्विस दे रहे हैं। जी सर। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्विस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मैन पावर। जो मैन पावर है वो सर्विस के लिए सबसे जरूरी चीज है। ठीक, क्लियर? क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर जो टर्शरी जो सेक्टर है उसका पार्ट है, वो किसी स्किल्ड व्यक्ति के द्वारा या प्रोफेशनली तरीके से पढ़ाई किए हुए या प्रोफेशनली तरीके से ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति के द्वारा ही परफॉर्म करी जाएगी। यहाँ पर जनरली सर्विस हमको किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, इसलिए सर्विस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है मैन पावर।
क्लियर? जी सर। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट के फेज की, तो जब हम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि अगर हम एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या अगर हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड को छोड़ भी दें, मानवता की शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में लोग किस एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में जो लोग होते हैं वो अधिकतर किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, लोग अब प्राइमरी सेक्टर से मूव करते जाते हैं किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर डेवलपमेंट और बढ़ता जाता है तो मूव करते जाते हैं कहां पर? टर्शरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो किस देश में कितनी जनसंख्या या कितना भाग जनसंख्या का कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है, कौन से सेक्टर में लगा हुआ है, उस चीज से हम ये आकलन कर सकते हैं कि वो देश आखिरकार डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है। अगर किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में या प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो हम कहते हैं वो देश कैसा है? अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग उसमें आ गया है। और अगर अधिकांश जनसंख्या टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं कि वो देश कैसा देश है? डेवलप्ड देश है। या अगर डेवलपिंग भी है तो नियर टू डेवलपमेंट है, वो डेवलप्ड होने की नजदीक है बिल्कुल वो। क्लियर? जी सर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये ध्यान रख लें कि जो टर्शरी सेक्टर है, इस टर्शरी सेक्टर में किसी भी फिजिकल गुड्स का उत्पादन नहीं होता। यानी कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बनाते। हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बनाते हैं। अपने ज्ञान, अपनी स्किल और अपने अनुभव का ट्रेड करते हैं, और उसके बदले में हम क्या लेते हैं? हम उसके बदले में एक्सचेंज में कुछ अमाउंट या जो भी चीज है वो चार्ज करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख ही लिए हैं। यहाँ पर कौन कौन आ जाते हैं? डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया। ठीक है, ये सब लोग इस सेक्टर में आते हैं। अगर हम देखें टर्शरी सेक्टर की टाइप्स, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। टर्शरी सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है? जनरली ये कहा जाता है कि जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर का भाग है। यानी कि सर्विस सेक्टर इसका भाग है। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, तो कई नई नई प्रकार की और सर्विसेज, नई नई प्रकार की और चीजें डेवलप हुई हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि केवल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ही अब नहीं है, बल्कि अब हमारे पास क्वार्टरनरी और क्यूनरी भी आ गया है ना? देखा था ना हम लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि आखिरकार टर्शरी एक्टिविटीज जो सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड है वो क्या है, और सर्विस सेक्टर में टर्शरी एक्टिविटी के अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं। तो अगर हम देखें सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है? सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड है टर्शियरी एक्टिविटीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, इसके अलावा क्यूनरी एक्टिविटीज। ठीक, तो जो एक चीज यहां पर अब ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर को ही कहा जाता है, तो अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि अब टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर का एक भाग है, और इसके अलावा कुछ और चीजें क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और क्यूनरी एक्टिविटीज भी सर्विस सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। ये क्या होती हैं हम लोग अभी इसको देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं इनको आगे की, इनमें क्या क्या आता है, तो हम लोगों को ये चीज और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। अगर टर्शरी एक्टिविटीज को देखें, तो क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो टर्शरी एक्टिविटीज में भी सर्विसेज दी जाएंगी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में भी सर्विसेज दी जाएंगी, और क्यूनरी एक्टिविटीज में भी सर्विसेज ही दी जाएंगी। तो फिर इनमें अंतर क्या है, ये हमको समझना है। ठीक है,
टर्शरी एक्टिविटीज की अगर बात करें तो टर्शरी एक्टिविटीज में चार चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा है आपका अदर सर्विसेज। तो ट्रेड एंड कॉमर्स आप समझते हैं क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, व्यापार। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने घर के आसपास मोहल्ले में कोई दुकान देख रहे हैं और उस दुकान में आप जाते हैं और दुकान से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेते हैं, तो ये जो दुकानदार है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसने आपको बिस्किट बेचा है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? जी सर, है। तो मुझे ये बताइए, ये दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा है, इसकी एक्टिविटी को आप प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे कि टर्शरी में रखेंगे, और क्यों रखेंगे? तो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर में तो नहीं आएगा, ये हम लोग को पता है। सेकेंडरी सेक्टर में इसलिए नहीं आएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में चीजों का उत्पादन किया जा रहा है। ये जो दुकानदार वहां पर दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्या ये बिस्किट खुद बना के आपको बेच रहा है? नहीं, ये बिस्किट आपको खुद बनाकर नहीं बेच रहा है, बल्कि ये बीच में है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उसके बीच में यहां पर बैठा हुआ ये होलसेलर या रिटेलर के रूप में, और प्रोड्यूसर से माल लेके आपको बेच रहा है, और बीच में क्या खा रहा है? कमीशन खा रहा है। कमीशन ही तो मिलता है इन लोगों को, है ना? तो ट्रेड और कॉमर्स की कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो जो थोक व्यापारी है और जो खुदरा व्यापारी है, थोक मतलब जो होल सेल सेलर है, यानी कि जो होलसेल ट्रेड कर रहा है, खुदरा थोक व्यापार कर रहा है, और जो रिटेल व्यापार कर रहा है, आपके मोहल्ले में दुकान खोल के बैठ के सामान बेच रहा है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आएंगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स में आने के अंतर्गत ये टर्शरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आजकल जो ई कॉमर्स चल रहा है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और ऐसे ही दूसरी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट चल रही हैं, ये भी किस कैटेगरी में आ जाएंगी? ये भी तो व्यापार ही कर रही हैं, सामान बिकवाने में मदद कर रही हैं, किसमें आ जाएंगी? ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत टर्शरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगी। तो जो अमेजन है वो किस कैटेगरी में आ गया? ट्रेड एंड कॉमर्स में, टर्शरी एक्टिविटी और सर्विस सेक्टर में। क्लियर? सर व्यापार और वाणिज्य में डिफरेंस क्या है सर? व्यापार और वाणिज्य का डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी में, जब इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग कंप्लीट करने वाला पॉइंट फिर मैं बता। ट्रांसपोर्ट में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, सामान को ले जाना, व्यक्तियों को ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट में आ जाता है, और ये भी टर्शरी एक्टिविटीज है। इसमें हमारे पास रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर नेटवर्क, ठीक है, एयर नेटवर्क, सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। चाहे उसमें सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, व्यक्तियों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आके टर्शरी एक्टिविटीज में, तृतीयक एक्टिविटीज में शामिल होकर सर्विस सेक्टर का पार्ट बन जाएंगी। ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी हमारे पास ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन हो जाता है, जो हमारे पास फिल्म्स हैं, रेडियोज हैं, टेलीविजन है, अखबार है, मैगजीन्स हैं, लैंडलाइन फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सारा कुछ कम्युनिकेशन के अंतर्गत टर्शरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है। तो ये तो स्पेसिफिक नाम दे दिए गए। अब अदर सर्विसेज में अगर देखा जाए, अदर सर्विसेज में अगर देखा जाए तो इन अदर सर्विसेज में हमारे पास आ जाती हैं जैसे बैंक्स हैं, यानी कि वो जो हमको फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। वो लोग जो हमको इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बीमा की सेवाएं दे रहे हैं। जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट का मतलब क्या हो गया? अगर कोई हमको मकान बनाकर बेच रहा है तो वो मकान बनाकर बेचने वाला व्यक्ति टर्शरी एक्टिविटीज में आएगा, है ना? ना, कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। अगर कोई मकान बनाकर आपको बेच रहा है तो वो तो कंस्ट्रक्शन वाली केस में आ गया ना, और कंस्ट्रक्शन किस में आता है आपका? नहीं सर, सेकेंडरी में, जो बिल्डिंग निर्माण वाले क्षेत्र में। बिल्कुल, वो सेकेंडरी में सर, जब हम खरीदेंगे तब आएगा ना सर।
नहीं नहीं, यहाँ पर वो आपको कॉलोनी जैसे। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, अगर कोई बनाकर आपको बेच रहा है तो वो सेकेंडरी में आ गया। अगर कोई आपको दिला रहा है और बदले में आपसे कमीशन ले रहा है, कोई ब्रोकर है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो किसी से मकान आपको बिकवा रहा है, आपकी मदद कर रहा है और बदले में कमीशन ले रहा है, तो वो जो रियल एस्टेट वाले हो जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर कोई बिल्डर है, बना के बेचता है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे ही जो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब यहां पर आ जाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल लिया था बार्बर, कोई मैकेनिक है जो रिपेयरिंग करता है, ठीक है, कारपेंटर है, लॉयर है, प्लम्बर है, सड़क किनारे जो मोची बैठा हुआ है वो आपको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे? इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। और अगर कोई एनजीओ है और वो एनजीओ कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर अदर सर्विसेज में शामिल होकर टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं। तो सरकार हमारे लिए जो काम कर रही है वो भी एक टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट माना जा सकता है। अगर एक्सचेंज वैल्यू वहां पर है, सरकार उसके बदले में हमसे पैसा चार्ज कर रही है, तो समझ रहे हैं मेरी बात को? सरकार अगर कोई सर्विस दे रही है और बदले में पैसा नहीं ले रही है तो वो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। लेकिन सरकार के द्वारा कोई सर्विस दी जा रही है और उसके बदले में हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में टर्शरी एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है फ्री में, तो वो तो पढ़ी नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसके बदले में वो कुछ पैसा चार्ज कर रही है, भले ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर रही है वो एनजीओ, तो फिर क्योंकि बदले में कुछ ना कुछ लिया जा रहा है, एक्सचेंज वैल्यू है वहां पर, इसलिए वो भी टर्शरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि ये जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, इस सर्विस सेक्टर में दो प्रकार की सर्विसेज हैं। एक वो सर्विसेज, अच्छा देखिए, जो सर्विस हमको दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सर्विस प्रदाता, सर्विस देने वाला व्यक्ति। अब यहां पर जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है वो सर्विस क्यों दे रहा है, उसके आधार पर, या सर्विस देने लायक कैसे बना, उसके आधार पर हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। उसके पास कोई कौशल है या उसके पास कोई अनुभव है या उसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज के आधार पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, क्लियर? तो वो सर्विसेज जो नॉलेज ओरिएंटेड होती हैं, नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज, नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हो गई? टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी सर्विसेज। ये सर्विसेज कैसी हैं? ये नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज का वो पार्ट जो नॉलेज ओरिएंटेड होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत प्रोवाइड किए गए सर्विसेज या उसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों को हम बोलते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक, तो सर्विसेज का वो पार्ट जो नॉलेज ओरिएंटेड है, जो किसी नॉलेज जिसको प्रोवाइड करने के लिए किसी नॉलेज या किसी पढ़ाई की जरूरत होती है और उसके आधार पर हम वहां पर वो नॉलेज गेन करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस सेगमेंट में आ जाती हैं? क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर? इसके अंतर क्या क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी या ज्ञान, और इसको
दूसरों तक पहुंचाना, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर कोई टीचर है और अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सामने वाले को सर्विस दे रहा है, सामने वाले को पढ़ा लिखा रहा है, या अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सामने वाले का इलाज कर रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में हम लोग देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग विंग होता है, जो वहां पर उस कंपनी के प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए लगातार काम करता रहता है, इनोवेशंस करता रहता है, नई नई चीजें निकाला करता है। तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में सर्विस देने वाले सभी लोग कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? क्वाटरनरी सेक्टर में या क्वाटरनरी एक्टिविटीज में। क्वाटरनरी और क्विनरी कोई अलग से सेक्टर हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली ये एक नया सेगमेंट है जो सर्विस सेक्टर से ही और ज्यादा इंप्रूव होके बाहर निकला है। क्लियर? हम इसको बोल सकते हैं समझने के लिए सब सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, किसी कोई समस्या यहां पर? ठीक है, तो एक बार क्या बोलना जितेंद्र जी? कर दीजिए। हाँ, हम लोगों ने सर्विसेज में देखा था कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या तो एक्सपीरियंस या कौश स्किल चाहिए होती है, या कोई हमें नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज, वो चाहिए होती है। तो जो लोग नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वाटरनरी सेगमेंट या क्वाटरनरी एक्टिविटीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे एक बार्बर और एक इंजीनियर। इन दोनों में से जो इंजीनियर होगा वो किस सेगमेंट में आ जाएगा? क्वाटरनरी एक्टिविटी के सेगमेंट में आ जाएगा। कोई डॉक्टर है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्वाटरनरी में आ जाएगा। कोई वकील है, कोई लॉयर है जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो किस में आ जाएगा? क्वाटरनरी में आ जाएगा। ठीक है, जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं या कैसे भी पढ़ाते हैं, वो किस में आ जाएंगे? वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्वाटरनरी क्रियाकलाप कर रहे हैं। ठीक, समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं और आसान शब्दों में कि सर्विस सेक्टर का वो भाग जो ज्ञान के आधार पर सर्विसेज देता है, वो भाग क्वाटरनरी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, या क्वाटरनरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेगमेंट में शामिल किया जाता है। क्लियर? क्लियर सबको यहां तक? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं सर। एकता जी क्लियर है? हाँ सर, ओके। ठीक है, अच्छा। क्वाटरनरी के बाद हम लोगों ने एक और नाम देखा था, क्यूनरी। क्यूनरी एक्टिविटीज, इस क्यूनरी एक्टिविटीज के नाम से मिलता है, और कई सारी जो नई नई किताबें आ रही हैं उसमें इसको एक अलग सेगमेंट के नाम से भी लिख दिया, क्यूनरी सेक्टर। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्वाटरनरी सेक्टर है वो नॉलेज के आधार पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नॉलेज ओरिएंटेड काम कर रहा है और इसके साथ इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाती है, तो ये किस में आ गया? क्वीनरी सेक्टर या क्वीनरी एक्टिविटीज में। क्वीनरी सेक्टर में कौन आ गए? नॉलेज ओरिएंटेड प्लस डिसीजन मेकिंग पावर जब आ जाती है तो यहां पर वो क्वीनरी सेक्टर या क्वीनरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाती हैं वो सर्विसेज। तो हम बोल सकते हैं सरल शब्दों में कि यहां पर कौन आएंगे? डिसीजन
मेकर्स। डिसीजन मेकर्स आएंगे। डिसीजन लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिसीजन मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? क्यूनरी एक्टिविटीज या क्यूनरी सेक्टर में शामिल हो जाएंगे। सर्विसेज ये भी दे रहे हैं, और लेकिन इनकी सर्विसेज कैसी हैं? इनकी सर्विसेज नॉलेज ओरिएंटेड। अगर केवल नॉलेज ओरिएंटेड है कि वो नॉलेज है और टीचर बन के पढ़ा रहा है, नॉलेज है और डॉक्टर बन के वो इलाज कर रहा है लोगों का, तो वो क्वार्टरनरी है। लेकिन नॉलेज है और वो आईएएस बन जाता है, किसी जिले का कलेक्टर बन जाता है, तो वो क्या हो गया? उसके पास नॉलेज भी है, प्लस अब वो जिले का कलेक्टर बनकर वहां पर डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो अब क्वार्टरनरी से मूव करके किस सेक्टर में आ गया? क्यूनरी सेक्टर में आ गया, या क्यूनरी सेगमेंट ऑफ सर्विस सेगमेंट में आ गया। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर कौन आ गए? ब्यूरोक्रेट्स। ठीक। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये क्या कहते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये पॉलिटिशियंस जनता की सेवा की बात करते करते एक दिन सरकार में क्या बन जाते हैं? मंत्री बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। और ये अभी भी क्या कर रहे हैं? अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ये एमपी, एमएलए और मंत्री वगैरह किस कैटेगरी में आ गए? ये पॉलिसी मेकर्स बन गए ना। यस सर। और पॉलिसी मेकर्स बन गए, तो अब ये, अच्छा, इनको पॉलिसी मेकिंग के लिए पैसे भी तो मिल रहे हैं। एमपी, एमएलए वगैरह को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है ना। यानी कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जनता के लिए, उस जनता की सेवा के बदले में इनको देश के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, देश के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये किस में आ गई? क्यूनरी सेक्टर में आ गई। क्यूनरी सेक्टर में। ठीक है। अब ये जीडीपी में आएगी कि नहीं आएगी, वो एक अलग बात है, वो हम लोग जब जीडीपी वीडीपी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल क्यूनरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं हम लोग वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमको पता है ना, एमपी एमएलए बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत तो है नहीं। तो इनके पास जो नॉलेज है वो कैसी है? वो नॉलेज इनकी एक्सपीरियंस से हो सकती है, और उस एक्सपीरियंस से गेन्ड नॉलेज का इस्तेमाल करके अब ये क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी में आके, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ये कहां पर आ गए? क्यूनरी सेक्टर में आ गए। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे, किसी बड़ी कंपनी का जो सीईओ है, किसी बड़ी कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हुआ है जहां पर बैठ के वो कंपनी के लिए डिसीजंस ले सकता है, तो वो व्यक्ति भी कहां पर आ जाएगा? क्यूनरी सेक्टर में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा ऑफ कंपनीज किसमें आ गए? क्यूनरी सेक्टर में आ गए। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर में क्या अंतर है। जी सर। ठीक है। ये नई चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में अभी कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस करी गई हैं। बहुत सी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी में ये चीजें इंक्लूड कर ली गई हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करके खत्म कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है तो एग्जाम के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कभी भी इन चीजों को पूछा जा सकता है। तो हमको इनका अंतर और इनका मतलब क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। इनको दो चीजें ध्यान रखें कि एनसीईआरटी में तो बेसिकली क्वार्टरनरी और क्यूनरी को सर्विस सेक्टर के ही एक सब सेगमेंट के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। ये कहा गया है कि जो क्वार्टरनरी है और जो क्यूनरी है वो सर्विस सेक्टर का ही एक भाग है, टर्शरी सेक्टर के, टर्शरी एक्टिविटी की तरह। लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स में इसको अलग रखा गया है और 5 सेगमेंट दिए गए हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर।
ठीक है, तो हमको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि ये इस प्रकार से अगर देखें तो ये 5 अलग अलग सेक्टर्स हो जाते हैं। और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, इनकी जो सर्विसेज है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड टाइप की सर्विसेज हैं, हाई रैंकिंग सर्विसेज हैं, इसलिए इनको एक अलग सेगमेंट बना दिया गया है। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, तो अगर यहां पर देखा जाए तो अगर हम इनको एक 5 सेगमेंट्स में देखें तो एक कंपनी, एक कंट्री जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगी, उस बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में कौन से सेक्टर में लोगों की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा होने के चांसेस होंगे? जैसे जैसे हम विकास करते जाते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर से आगे मूव करते जाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में आएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी में आएंगे, और अल्टीमेटली हम कहां पर पहुंच जाएंगे? क्वीनरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्यूनरी सेक्टर में काम करने वालों की डिमांड क्या है? ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। ठीक है, इसलिए इस सेक्टर के लोगों को हाई सैलरी दी जाती है। ये हाई पेड सर्विसेज हैं, ये ऐसे बोले हाईएस्ट पेड सर्विसेज क्यूनरी सेक्टर में हमारी आती हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। और आप लोग भी ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कौन से सेक्टर में आने के लिए कर रहे हैं? क्यूनरी। क्यूनरी सेक्टर, ठीक है, क्यूनरी सेक्टर में आने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ये कठिन है। और क्यूनरी सेक्टर में आने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? जैसे हम लोगों ने कहा, देखा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में है, उनको रेड कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है। ठीक, जो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है, सॉरी ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है। जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है। और जो क्यूनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं इनको बोला जाता है गोल्ड कॉलर। क्या बोला जाता है? गोल्ड कॉलर। समझ गए इस बात को? क्वार्टर वालों को? हाँ, मैं उसी में आता हूं। क्वार्टरनरी वालों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसी में आता हूं, अभी बता देता हूं। अच्छा, ये क्लियर? यस सर। अगर हम कॉलर्स की बात करें, तो कॉलर्स हमारे पास रेड कॉलर एम्प्लॉइज, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज, ग्रे कॉलर एम्प्लॉइज, और आते हैं हमारे पास गोल्ड कॉलर एम्प्लॉइज, और एक और है पिंक कॉलर एम्प्लॉइज। तो रेड हम लोग को पता है प्राइमरी में, ब्लू में हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर, व्हाइट में आ जाता है टर्शरी सेक्टर, गोल्ड में आ जाता है क्वीनरी सेक्टर। ठीक, जो क्वार्टरनरी सेक्टर वाले हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनको भी बेसिकली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज ही माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाएगा? व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज भी कहा जाएगा। लेकिन जब नॉलेज के साथ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये किस में आ जाएंगे? गोल्ड कॉलर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। अब कौन से कॉलर्स बचे? किस कलर के कॉलर्स बचे? ग्रे बचे, पिंक बचे। एक बचा पिंक कलर्ड कॉलर और एक ग्रे। तो ग्रे कलर कॉलर में कौन आते हैं? वो जिनका काम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के में से किसी एक में डिफाइन नहीं होता है, वो लोग हमारे पास आ जाते हैं ग्रे कॉलर इंडस्ट्री में। ठीक है, यानी कि वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं
जिनका काम ऐसा है कि सेकेंडरी प्लस टर्शियरी दोनों सेक्टर्स से रिलेटेड उनका काम है, वो किस में आ जाते हैं, वो ग्रे कॉलर एम्प्लॉयज माने जाते हैं। और किसी किसी देश में ग्रे कॉलर एम्प्लॉयज उन लोगों को भी बोला जाता है जो एल्डर हैं, यानी कि जो वृद्धावस्था में भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी कुछ देशों में ग्रे कॉलर्ड एम्प्लॉय बोला जाता है। पिंक कॉलर्ड एम्प्लॉय में बेसिकली आ जाती हैं हमारे पास जो केयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैं, जैसे नर्सिंग। ठीक है, जो केयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे नर्सिंग हो गई, ये कहां पर आ गई, ये आ जाती है पिंक कॉलर्ड एम्प्लॉयज में। जापान में एल्डरली केयर गिविंग एक अलग एक वो है एम्प्लॉयमेंट, जहां पर बूढ़े लोगों की सहायता के लिए लोग केयर गिवर का काम करते हैं। तो वो जो केयर गिवर्स होते हैं वो इसी पिंक कॉलर्ड एम्प्लॉयज में आते हैं। तो क्वार्टरनरी का नहीं है कोई? क्वार्टरनरी वही व्हाइट कॉलर में आएगा ना, क्वार्टरनरी व्हाइट कॉलर नहीं है। सर ये पिंक वाला बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। पिंक वाले बेसिकली केयर गिवर्स होते हैं, जो जैसे नर्सेज हो गई, ये पिंक कॉलर्ड में आती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिए केयर गिवर्स होते हैं। इंडिया में तो उतना ये सिस्टम डेवलप नहीं है, लेकिन जापान में ये बहुत डेवलप्ड है। बूढ़े लोगों के लिए केयर गिवर्स होते हैं, जो बूढ़े लोग अकेले रहते हैं, उनकी सहायता के लिए उनकी वहां पर वो काम करते हैं। तो वो भी पिंक कॉलर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, जो केयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज होती हैं, देखभाल करने वाले। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था, तो उसमें टाइम गिविंग का प्रोसेस था कि मतलब हम अपनी यंग एज में किसी को ऐसे जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वृद्धावस्था मतलब वृद्ध लोगों की। हाँ। फिर वो टाइम मतलब वो जैसे बैंक में आपका पैसा जमा होता है, उस वक्त टाइम जमा होता है, फिर जब आप बूढ़े होते हैं तो फिर आपको भी ऐसे प्रोवाइड हाँ कराया जाता है। हाँ हाँ, बेसिकली जापान में ये ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, और जापान में एक और सिस्टम है। अभी हम लोगों ने 1-2 साल पहले ये चीज हुई थी कि जापान में आत्महत्या की दर बढ़ रही थी। तो जापान में आत्महत्या की दर बढ़ रही थी, तो उसका कारण पता किया गया, तो वो अकेलापन लोगों में बहुत ज्यादा था। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि वहां पर एक अकेलापन वाले विभाग की मंत्रालय की स्थापना की गई, जो अकेलापन से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए काम करेगा। अकेलापन बनता है लोनली मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो वहां पर भी ये प्रोविजन बनाया गया कि कुछ इस प्रकार का काम किया जाए कि कुछ लोग ऐसे अपॉइंट किए जाएं जो इन अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के साथ कुछ समय बिताएं जाके। तो ऐसे लोग भी कहां पर आ गए, ये पिंक कॉलर्ड एम्प्लॉयज में आ गए, क्योंकि ये भी केयर गिविंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ये बेसिक सी चीजें थी, आप लोगों को सबको पहले से पता होंगी। और अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो शुरू करेंगे। उसके पहले एक और चीज देख लें कि जो इकोनॉमीज होती हैं, हम लोगों ने ये तो देख लिया किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी आबादी किस सेक्टर में काम कर रही है, उसके आधार पर भी इकोनॉमी को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिनमें से एक होती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है सर्विस इकोनॉमी, यानी कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहां पर यह कहा जाता है कि अगर किसी देश की 50% या उससे ज्यादा की आबादी प्राइमरी सेक्टर, खासतौर से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगी हुई है, एम्प्लॉयड है, तो हम कहते हैं कि उस देश की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है,
एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, किस प्रकार की इकोनॉमी है? एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। ठीक, यहां पर भारत के केस में थोड़ा सा एक अंतर देखने को मिलता है कि भारत के केस में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका देश के जो रेवेन्यू है, ठीक है, या देश का जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसमें योगदान जो है वो 18% से कम है। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो 50% से ज्यादा जो आबादी है देश की वो किस में लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। तो भारत में एक यूनिक सिचुएशन देखने को मिलती है कि भारत रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैसी इकोनॉमी है? एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि प्रोडक्शन में एग्रीगेरियन यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान 18% से भी कम है, इसलिए कहा जाता है कि भारत प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेरियन इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, यानी कि मॉनिटरी, मौद्रिक रूप से भारत एग्रीगेरियन इकोनॉमी नहीं है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंसी के रूप में देखें तो उस केस में भारत एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, क्योंकि भारत की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ये पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक, लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली हम यही कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जब तक कि स्पेसिफिकली आपसे ये ना कहा जाए कि ये जवाब आपको मौद्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। अगर मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देना होगा तो हम कहेंगे नहीं, मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है वो अब एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि 18% से भी कम इसका कंट्रीब्यूशन हमारे प्रोडक्शन या रेवेन्यू में जाता है, प्राइमरी सेक्टर का। क्लियर? ऐसे ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी 50% से ज्यादा आबादी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व हो, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई। और जहां पर 50% से ज्यादा जो जनता है, जो आबादी है, वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, वो कौन सी इकोनॉमी हो जाती है? सर्विस इकोनॉमी हो जाती है। और जैसे जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे जैसे देश डेवलप करता जाता है वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर से मूव करता है सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर से मूव करता है सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। ठीक है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नहीं सर। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल अभी पवन जी ने किया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो जब पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है। तो मोटा मोटा अंतर अगर हम लोग देख लें तो ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य। ठीक, व्यापार और वाणिज्य केवल संबंधित होता है सेल और परचेज से। यानी कि अगर हम कोई चीज आपको बेच रहे हैं या आपसे खरीद रहे हैं तो ये क्या है? ये है ट्रेड। समझ गए? पवन जी सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? ठीक है, तो अगर हम केवल खरीद और बेच रहे हैं तो वो होता है ट्रेड।
अगर हम टेक्निकली देखें तो ट्रेड जो है इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल हैं। जैसे ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में उत्पादन किया गया किसी वस्तु का, इस फैक्ट्री में उत्पादन करने के बाद इस चीज को पहुंचाया गया किसमें, होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अलग अलग लोगों के बीच में, जिसमें रिटेलर्स होंगे, और रिटेलर अब क्या करेगा, इसको ये सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को। तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज इंक्लूड है कॉमर्स में। और केवल सेल और परचेज वाला जो सेगमेंट है इसमें, वो किसमें इंक्लूडेड है, ट्रेड में इंक्लूडेड है। ठीक है, कॉमर्स में हमारे पास बैंकिंग भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है, कमीशन के आधार पर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आ जाता नहीं, कंसाइनमेंट भी उसमें आ जाएगा, एजेंसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। लेकिन ट्रेड में केवल क्या आएगा, सेल और परचेज। ठीक है, यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है सभी चीजों जो बताई मैंने अभी। Yes. हाँ सर। ठीक, यस सर। तो ट्रेड और कॉमर्स का अंतर अब आप समझ गए ना कि क्या होता है। हम बेसिकली बोल सकते हैं ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स एक वाइडर एक्टिविटी है और ट्रेड एक नैरो एक्टिविटी है, जिसमें केवल चीजों की सेल और परचेज ही संबंधित है। ठीक, अगली चीज हम देखें तो कल एक सवाल पूछा गया था कि अगर हम सोलर एनर्जी बनाते हैं या हम विंड एनर्जी बनाते हैं तो ये किस सेगमेंट में आएगी, प्राइमरी में आएगी या सेकेंडरी में आएगी, है ना। ठीक है, तो मुझे बताइए आपके हिसाब से ये किसमें आना चाहिए। सेकेंडरी में सर। और कोई, तो सेकेंडरी में ही आएगा। सेकेंडरी में ही आएगी सर, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है ना। जैसे सोलर की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट फॉर्म में तो हम ले नहीं रहे कि प्राइमरी में आए, बिल्कुल उसे हम सही। प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल Yes. सही बात, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि जो उसकी सोलर एनर्जी है उसके लिए हम पहले मशीन बना रहे हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेकेंडरी में जाएगा सर। केवल केवल सोलर एनर्जी बनाने से काम नहीं चल रहा है कि हमने एक सोलर सेल या सोलर पैनल लगा दिया और सोलर पैनल पर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने से सोलर एनर्जी बन गई। हमें सोलर एनर्जी से को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। उसको हमें स्टोर करना होगा, उसको हमें प्रोसेस करना होगा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज डेवलप हो पाए और उस पर्टिकुलर वोल्टेज में डेवलप करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद हम उसको फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद वो लोगों के घरों में पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक प्रोसेसिंग का पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये एनर्जी सेक्टर की कैटेगरी में आके ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। तो एनर्जी सेक्टर में चाहे जो भी चीज हो, चाहे वो हम पानी से बिजली बना रहे हो, सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हो, हम ज्वारीय तरीके से बिजली बना रहे हो, या हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, या किसी भी चीज से हम बिजली बना रहे हैं, तो क्योंकि उसमें और भी दूसरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए ये जो चीज आएगी ये किसमें आ जाएगी, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। जी। तो यहां तक हम लोग रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 5 ईयर प्लान्स, यानी कि प्लानिंग। चलिए फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Good night, sir.